फ्रेंड्स, बीपीएससी एईडीओ एग्जाम 2025 का प्रैक्टिस सेट का सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। ये जो प्रैक्टिस होगा फ्रेंड्स, आपका ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म बुक का ये प्रैक्टिस सेट है। टोटल 45 सेट इसमें है, जिसमें 15 जीएस का, 15 आपके भाषा का, हिंदी और इंग्लिश का, और 15 सेट जो होंगे आपके मैथ्स और रीजनिंग यानी कि सामान्य योग्यता का, इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है। टोटल 45 सेट के प्रैक्टिस सेट में जो हम अभी कर रहे हैं वो जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के कंप्लीट 100 प्रश्न के ये प्रैक्टिस सेट है, जैसे फुल डिस्कशन के साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। और ये जो है न्यू एग्जाम पैटर्न बेस पर ये आधारित है, तो इसलिए आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन जो हमने देखा है बहुत ही अच्छे से दिया गया है। ठीक है, इसको एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि अभिकथन ए, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। कारण है आर में कि सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल ना हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों, ई इज इक्वल टू के ई प्लस पी, यानी कि कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, दोनों का योग जो है एनर्जी के रूप में होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग ई इज इक्वल टू हम देखेंगे हाफ के ए स्क्वायर होता है, जहाँ पर के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एसएचएम में हम देखते हैं कि 2 पॉइंट आपके यहाँ पर, ये बीच वाले पॉइंट को माध्य स्थिति बोला जाता है, और लास्ट के जो दोनों पॉइंट है ये और ये, इसको महत्तम स्थिति बोला जाता है। महत्तम स्थिति, इधर भी महत्तम स्थिति। इन दोनों केस में जो वेग है, वेग जो है माध्य स्थिति, इस पॉइंट पर जो वेग होता है, वेलोसिटी, ये सबसे ज़्यादा होता है, महत्तम होता है। और लास्ट पॉइंट जो होता है महत्तम पॉइंट, यहाँ पर शून्य होता है, 0 होता है वेग। वेग हमने देख लिया। उसके बाद त्वरण की बात करेंगे। जो आपका एक्सेलरेशन होता है त्वरण, ये त्वरण जो है माध्य स्थिति में यहाँ पर शून्य होता है और महत्तम दोनों एंड पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होता है त्वरण। वहीं गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, माध्य स्थिति यहाँ पर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होता है, और महत्तम एंड पॉइंट पर ये शून्य होता है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो है ये माध्य स्थिति में शून्य होता है, इस पॉइंट पर शून्य होता है पोटेंशियल एनर्जी, बट आपका महत्तम स्थिति में सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं बल फोर्स की बात करेंगे तो माध्य स्थिति यहाँ पर जो आपको मिडिल पॉइंट पे है, माध्य स्थिति में यह शून्य होता है और महत्तम स्थिति में सबसे ज़्यादा होता है, महत्तम होता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की हम बात करेंगे तो माध्य स्थिति में विस्थापन शून्य होता है और महत्तम स्थिति पे सबसे ज़्यादा विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण करने की दिशा में भी लंबवत होते हैं, ये सही है। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होता है, ये भी सही है। ये अनुदैर्घ्य तरंगें यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये गलत है, ये जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनका जो प्रकृति होता है अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण का दोलन या क्षेत्रों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण कृष्णिका यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी अवशोषण क्षमता एब्जॉर्प्टिविटी जो होती है 1 होती है। पूर्ण कृष्णिका के संबंध में सत्य यह है कि इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। एक पूर्ण कृष्णिका परफेक्टली ब्लैक बॉडी का आदर्श पिंड है जो अपने ऊपर आपतित सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित करती है। क्योंकि यह सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इनकी जो अवशोषण क्षमता होती है
एक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जितने भी विकिरण होते हैं उन सभी को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इनकी क्षमता एक होती है। किरचॉफ के विकिरण नियम के अनुसार एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है, इसलिए जो पूर्ण कृष्णिका एक आदर्श उत्सर्जक भी होती हैं, यानी कि जो परफेक्टली जो एब्जॉर्प्टर जिसको होता है ये, और इसकी उत्सर्जनता यानी कि एमिसिविटी जो होती है एक होती है। यह अपने ऊपर आपतित किसी भी विकिरण को परावर्तित या पारगमित नहीं करती है, क्योंकि ये सारी किरणों को, सारी वेव्स को अवशोषित करती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैचिंग वाला आपका है। यहाँ भौतिक घटना है और यहाँ पे सिद्धांत अनुप्रयोग। जो व्यतिकरण है, ये व्यतिकरण साबुन के बुलबुले का रंग, ठीक है। विवर्तन की बात करेंगे तो प्रकाश का किनारों पर जो मुड़ना होता है, ये विवर्तन का कॉन्सेप्ट है। प्रकीर्णन की हम बात करेंगे तो आकाश का नीला रंग, जो आकाश का नीला रंग होता है यह प्रकीर्णन के कारण होता है, तो सी का चौथा हो गया। और वर्ण विक्षेपण की जो बात करेंगे तो ये इंद्रधनुष का जो बनना है यह एक उदाहरण है वर्ण विक्षेपण का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। साबुन के बुलबुले का रंग दिखाई देना प्रकाश के व्यतिकरण का परिणाम है, जहां बुलबुले की पतली फिल्म की ऊपरी और निचली सतहों से परावर्तित प्रकाश तरंगें आपस में व्यतिकरण करती है। प्रकाश का किसी बाधा या छिद्र के किनारों पर मुड़ना और ज्यामितीय ज्यादा छाया में फैल जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश जो है किसी बाधा या छिद्र के किनारों पर अगर मुड़ जाती है और एक ज्योमेट्रिकल शेप बन जाती है, इमेज बन जाती है, तो उसे विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का नीला रंग वायुमंडल के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक, जो प्रकीर्णन होता है नीले रंग का, वो किससे होता है प्रकीर्णन? ये नीले रंग में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। इसे रेले प्रकीर्णन बोला जाता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष जो बनता है वो वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक संयुक्त प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, यह जो है सही है। देखिए इसमें दो टाइप के आपके जो हैं अर्धचालक की हम बात करेंगे, एन और पी। तो एन और पी में जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं इनमें पंच संयोजी यानी कि टेट्रा होता है, पेंटा वैलेंट होता है, यानी कि पंच संयोजी होता है, और ये टेट्रा होता है आपका ट्राइवेलेंट जो होता है। पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं वो ट्राइवेलेंट यानी कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाई जाती है, और एन टाइप में जो होते हैं पेंटा जो होते हैं वो अशुद्धि 5 तरह के 5 संयोजी मिलाकर बनाई जाती है। इनमें जो है एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं इनमें बहुसंख्यक जो आवेश वाहन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहन होल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यानी कि FO अधिक होनी चाहिए, ताकि इसकी आवर्धन क्षमता m=f0/fe अधिक हो, जिससे दूर की वस्तुएं बड़ी दिखाई दें। अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होना चाहिए ताकि यह दूर स्थित खगोलीय पिंडों जैसे तारों से आने वाले अधिक से अधिक प्रकाश को एकत्रित कर सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रम यानी कि लेटरल इन्वर्सन को सही ढंग से समझाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब का बायां भाग और दायां भाग बायां दिखाई देता है। देखिए लेटरल इन्वर्सन का मतलब हुआ जो आपको अगर लेफ्ट साइड में जो इमेज है उसका राइट साइड में उसका बनेगा, जो लेफ्ट साइड में अगर वस्तुएं हैं तो राइट साइड में बनेगा, और राइट साइड की वस्तुओं के लेफ्ट साइड में। इसके एग्जांपल बहुत सारे आप देख सकते हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह में जो आपको दिखाई देते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में होते आगे लिखा रहता है, उल्टे साइड में आप देखेंगे, लेकिन मिरर से आप देखते हैं तो बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो पार्श्व व्युत्क्रम यानी कि लेटरल इन्वर्सन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की वह विशेषता है जिसमें वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब में दायां पक्ष और वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब में बायां पक्ष प्रतीत होता है।
यह घटना प्रकाश के परावर्तन के नियमों का एक सीधा परिणाम होता है। समतल दर्पण के कुछ गुण देखते हैं। इसका परावर्तक सतह जो होता है वो समतल होता है। इसकी फोकस दूरी अनंत पर होती है। प्रकाश की क्षमता की बात करेंगे तो शून्य होती है। और आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन जो होता है इसका +1 होता है। समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन कितना होता है? +1 होता है। हो सकता है एग्जाम में ये आपको डायरेक्टली पूछ दें। इसके समतल दर्पण के प्रतिबिंब की गुण की बात करेंगे तो यह आभासी, सीधा, बराबर का तथा दर्पण के उतना ही सामने जितना वस्तु रहती है का प्रतिबिंब निर्माण करता है। इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। नाभिकीय बलों न्यूक्लियर फोर्सेस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर हम देखते हैं 8वें का ऑप्शन नंबर डी। ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं, जो कि ये गलत है। नाभिकीय बल के संबंध में गलत कथन है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। नाभिकीय बल का जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का पालन नहीं करते हैं, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण और स्थिर वैद्युत बल करते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल करते हैं, बल्कि ये नाभिकीय बल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। अभी कथन ए हुआ। कारण की बात करेंगे तो मॉर्फिन और हेरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं। तो इसका 9वीं का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक है जो दर्द और बुखार को कम करते हैं। मॉर्फिन और हेरोइन शक्तिशाली दर्दनाशक है, लेकिन ये नार्कोटिक वर्ग से संबंधित है और इनकी लत लग सकती है, यानी कि ये एक तरह से ड्रग्स के रूप में आ जाते हैं और इनकी लत बहुत ही खराब होती है। ये एनाल्जेसिक के दो अलग अलग वर्गों के बारे में दो स्वतंत्र तथ्य हैं। जैसे जो दर्द निवारक आपका एनाल्जेसिक होती हैं, ये शरीर के दर्द जैसे सिर दर्द, बदन दर्द में कम करती है। जैसे इसके एग्जाम्पल में इबुप्रोफेन और एस्पिरिन। वहीं एंटीसेप्टिक की हम बात करेंगे, ये रोगाणुरोधक होते हैं। ये बाहरी चोट पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके संक्रमण को रोकते हैं। जैसे डेटॉल, सेवलॉन, बीटाडीन, ये सब सारा क्या है? एंटीसेप्टिक मतलब है लिक्विड। वहीं बात करेंगे एंटीबायोटिक की, प्रतिजैविक की। ये बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारा क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। वहीं बात करेंगे ज्वरनाशक की, एंटीपायरेटिक की। ये दवाएं शरीर का तापमान कम करके बुखार को नियंत्रित करती है, जैसे कि पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडल विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ये एक समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ये जो है गलत है, असत्य है। बाकी जो 3 आपके सही है, ये टिंडल प्रभाव से प्रदर्शित करते हैं, ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं और इन्हें अपूहन यानी कि डायलिसिस द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ये तीनों ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, लेकिन आंसर में ऑप्शन सी आपका सही है। जो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, इनके ये एक विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसका कण समान रूप से फैले होते हैं। कणों के आकार की बात करेंगे, ये कोलाइडल के गुण की बता रहा हूँ मैं। कणों का आकार जो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची आपको मैचिंग करने वाला इसमें है। बहुलक और एकलक की बात करते हैं। जैसे टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन क्या है? ये टेट्राफ्लोरोएथीन इसको बोला जाता है एकलक में। नायलॉन 6 की बात करेंगे तो यह है कैप्रोलैक्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन, बहुत ही कॉमन है, बहुत बार एग्जाम से पूछे भी गए हैं। और नियोप्रीन जो आपका है वो क्लोरोप्रीन। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं। 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी लवण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? तो 12वें का ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सत्य है। देखिए बी में क्या है? यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। दूसरा, यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। यानी कि बी और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। देखिए एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप से अगर आपको बी सही लगेगा तो आप इस पर टिक मार के आगे निकल जाएंगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने से पहले उसे पूरा जो है चारों ऑप्शन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
एक नंबर में है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, और द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। तो 13वें का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कथन 2 और 3 सही है, 2 सही है और 3 सही है, इसलिए कथन आपका सी 2 और 3 दोनों सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है और द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है जबकि भार जो है बदलता रहता है। द्रव्यमान को स्मॉल m द्वारा डिनोट किया जाता है जबकि भार को mg द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका SI मात्रक जो है द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और SI मात्रक जो है भार का न्यूटन होता है। द्रव्यमान को साधारण तुला द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन भार को इसे कमानेदार तुला द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C पर से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। जो आपका अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है फोकस पे बनता है, और जो प्रकृति होती है प्रतिबिंब की वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा बनता है और बिंदु के आकार का। अगर वक्रता केंद्र C से बाहर होता है, परे होता है, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो इसका जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा, और वस्तु का जो साइज होगा प्रतिबिंब का वो छोटा होगा। अगर वक्रता केंद्र पर कोई ऑब्जेक्ट अगर C पे रहता है तो उसका जो इमेज बनेगा प्रतिबिंब वो C पर ही बनेगा, साइज होगा उसका वस्तु के आकार के बराबर, और इसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगी। वहीं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका वक्रता केंद्र से परे बनता है, यानी कि बाहर बनता है, साइज में वास्तविक, उल्टा और बड़ा रहता है। फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो उसका इमेज अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा साइज में बनेगा और वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। परंतु फोकस और ध्रुव के बीच रहने पर उसका जो इमेज बनेगा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा रहता है और साइज में बड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न ताप और उच्च दाब। अभिक्रिया में जो होते हैं, लास्ट-तेलिय के सिद्धांत के अनुसार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप कम करने पर साम्यावस्था अग्र दिशा यानी कि उत्पाद की ओर में विस्थापित होती है, इसलिए निम्न ताप अनुकूल है। हालांकि व्यवहार में अभिक्रिया की दर बनाए रखने के लिए इष्टतम तापमान यानी कि 400 से 450 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवावस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित यानी डीजेनरेट हो जाती है। तो 17वें का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवावस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है। समझो एक क्वेश्चन आपका रह गया था, दिए गए यौगिकों को उनकी अम्लीय प्रबलता यानी कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, HF को, HCl को, HBr को, HA को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और आपका हो गया आपका HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये आपका 16 का ए सही आंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी, यह युग्मकों गैमेट्स के निर्माण में सहायक है। ये गलत है। युग्मकों शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस द्वारा होता है, मियोसिस द्वारा होता है, न कि मिटोसिस द्वारा। मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्त लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण सामान्यतः यकृत द्वारा साबित पित्त रस में मौजूद पित्त लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं की छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदों में तोड़ देते हैं।
छोटी आंत में वसा के पाचन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण इमल्सीकरण ही है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि संतति को प्रत्येक जनक से प्रत्येक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी प्राप्त होता है। F2 पीढ़ी में जो होता है 3:1, F2 पीढ़ी में सेकेंड जनरेशन जो होता है 3:1 का अनुपात इस पृथक्करण का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी एंडोक्राइन और बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अग्नाशय। जो आपका पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, एक मिश्रित ग्रंथि यानी कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। बहिस्रावी कार्य जो होता है, इसका कार्य यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है। इसमें पाचन एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन होते हैं, जो एक नालिका के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचते हैं। वहीं अंतःस्रावी कार्य की बात करेंगे, इसमें लैंगरहैंस के द्वीप यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सीधे रक्त में हार्मोन स्रावित करते हैं, यानी कि हार्मोन का सिक्रेशन इसी से होता है। इसकी अल्प कोशिकाएं ग्लूकोजन और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। अगला है कि जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवाहक यानी कि वेक्टर के रूप में। प्लाज्मिड जो होता है जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले छोटे गोलाकार अतिरिक्त गुणसूत्रीय यानी कि डीएनए अणु होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी या आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का उपयोग संवाहक या वेक्टर के रूप में किया जाता है। अधिवृक्क प्राणतस्था यानी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित ग्लूकोकॉर्टिकस जैसे कॉर्टिसोल का मुख्य कार्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रियाएं और तनाव प्रतिक्रिया, ये सब सारे इसके मुख्य कार्य हैं। ये प्रोटीन और वसा के विघटन को भी प्रेरित करते हैं। कॉर्टिसोल एक शक्तिशाली सूजन रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है और शरीर को तनाव की स्थिति का सामना करने में मदद करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त से कैल्शियम एवं फॉस्फेट का नियमन करता है। जो रक्त से, ब्लड से कैल्शियम और फॉस्फेट का रेगुलेशन होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन के द्वारा ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, संघ इकाइनोडर्मिटा अरीय सममिति वयस्क में। ये सही सुमेलित है, बाकी ये तीनों जो है आपके गलत हैं। इक्रोडर्मिटा वयस्क अवस्था में वे पंचअरीय सममिति का प्रदर्शित करते हैं। संघ एनिलिडा में इनमें वास्तविक देह गुहा होती है, न कि कुट गुहा। कुट गुहा संघ स्केलमिन्थिज यानी कि गोल कृमि में पाई जाती हैं। अगर ऑर्थोपोडा की बात करेंगे तो ऑर्थोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जल संवहन तंत्र संघ इकाइनोडर्मिटा का विशिष्ट लक्षण होता है। संघ मोलस्का में शरीर सामान्यतः अखंडित होता है। मेटामेरिक खंडी भवन संघ एनिलिडा और ऑर्थोपोडा की विशेषता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में गलत है कि हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये गलत है। यद्यपि अधिकांश जो जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं, लेकिन वे समशीतोष्ण क्षेत्र में भी पाए जा सकते हैं। सूची को मिलान करने वाला है इसमें प्रदूषक और प्रभाव। तो 26 का जो है देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ये किससे संबंधित है? अम्ल वर्षा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत यानी कि ओजोन क्षरण के लिए हो जाएगा 0.4। नाइट्रेट और फॉस्फेट की जहाँ तक हम बात करेंगे तो सुपोषण 1। और पारा यानी कि मरकरी जो है ये किसका है? तो आपका मीना माता जो रोग होता है मरकरी के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो बी, ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, इससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
इसका मुख्य उद्देश्य उन पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। इसमें जो मुख्य पदार्थ के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, हेलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड शामिल हैं। हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धचंद्र वाल्व यानी कि सेमील्यूनर वाल्व्स के बंद होने पर निलय अनुशीतलन के प्रारंभ में। हृदय चक्र में दो प्रमुख ध्वनियां होती है, लब और डप। तो लब है यह निलय प्रकुंचन की शुरुआत में आलिंद निलय वाल्व, टैप्सिड और मैटेरियल वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है। दूसरी चरण जो डप है यह निलय अनुशीतलन की शुरुआत में अर्धचंद्र वाल्व जो महाधमनी और फुफ्फुसीय वाल्व के तेजी से बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। यह छोटी और तेज होती है। यह ध्वनि निलय में रक्त के प्रवाह वापस को रोकती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सॉर्बिक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जीवाणु और कवक दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? तो 30 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम ऑपरेटर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टारशिप। स्टारशिप जो है इस रॉकेट एक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा टेक्सास के स्टार बेस से लॉन्च किया गया है। स्टारशिप का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट था यह। नवीनतम पुस्तक इंड ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार झा। मनोज कुमार झा इसके लेखक हैं। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई है? ऑप्शन नंबर बी, 56वीं बैठक थी ये। नहीं थी जीएसटी परिषद 56वीं बैठक 12% और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर 5% और 18% स्लैब लाई गई है। जीएसटी के दोनों स्लैब 5% और 18% 22 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबाबू नायडू। एडीआर की रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश के 30 मुख्यमंत्रियों केंद्र और राज्य जो है आपके केंद्र शासित और राज्य में वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इसमें चंद्रबाबू नायडू जो है सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, जिनकी कुल रकम है 931 करोड़ है। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। आईएफएम में कार्यकारी निदेशक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है आईएमएफ में सही आंसर ए हो जाएगा, उर्जित पटेल को किया गया है। डॉक्टर उर्जित पटेल को 3 वर्षों के लिए आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर उर्जित पटेल की बात करेंगे तो 2016 से 2018 तक आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है। 68वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी में भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन बारबाडोस में कौन करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विजेंद्र गुप्ता के रूप में किया, उनकी अध्यक्षता में नेतृत्व हुआ है। 24 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली विधानसभा में पहली बार अखिल भारतीय स्पीकर 2025 का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन तुषार महाजन।
अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रमश्री योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा श्रमश्री योजना शुरू की गई अगस्त 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये सब हैं सारे। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है। यह लक्ष्य भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व हासिल कर लिया। जो टारगेट था 2030 का, उससे ठीक 5 वर्ष पूर्व यानी कि 2025 में ही यह हासिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य की रहने वाली हैं ये? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान की श्री गंगानगर की रहने वाली हैं। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए, बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने अपना उपराष्ट्रपति 2025 के लिए घोषित किया है। वे एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और गोवा के प्रथम लोकायुक्त रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिरला परिवार जो है वो दूसरे स्थान पे हैं। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। यह अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू की गई थी, जिसके तहत जमींदारों को 11% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मालाबार क्षेत्र में कुछ स्थानों यानी कि मद्रास के दक्षिणी जिलों में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सूर्यास्त प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त देश के कुल ब्रिटिश भूभाग का 19% भाग पर था। इसमें भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया, जो भू राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी होता था। बंगाल में भूमि राजस्व का ये तो हो गया। पाटलिपुत्र, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक के समय लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति को थेरवादियों की सभा माना जाता है। वहीं प्रथम बौद्ध संगति की बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। ये महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व जो वैशाली में हुआ था और इसमें अध्यक्ष साबाकामी था और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति जो हमने अभी देखा है 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा, इसमें जो अध्यक्ष थे वो मोगालीपुत्र तिस्स थे और शासनकाल अशोक का था। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे तो प्रथम शताब्दी ईसा सन में हुआ था। ये स्थान जो था कुंडलवन कश्मीर में और अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे, शासनकाल कनिष्क का था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर जो होगा 48 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, लोकसभा द्वारा एवं राज्यसभा द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन के संबंध की बात करेंगे तो 20वां जो पार्ट है 368 में निहित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो निम्न प्रकार से। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। विधेयक या तो किसी मंत्री द्वारा या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ई ब्रिज प्रोजेक्ट, स्किल विकास और मेक इन इंडिया, ये सब सभी जो है तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधार में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी।
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18.12%। 2001 से 11 के बीच मध्य दशक की वृद्धि दर जो थी वो 17.64% थी। इस दौरान पुरुष वृद्धि दर की बात करेंगे तो 17.19 और महिला की वृद्धि दर 18.12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन नंबर बी 2 बार। इन्होंने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया था। वर्ष 1938 के कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा में, जो कि कहाँ पर है, ये आपके गुजरात में पड़ता है, अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, जो निर्विरोध बने थे। और ठीक अगले साल 1939 में त्रिपुरी में, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, 1939 में कहाँ पर, तो त्रिपुरी, जबलपुर एमपी में अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित जो पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके बने थे, वो दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। लेकिन गांधी जी के मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का जो है 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सुपर कमांडर बने थे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये जो है गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि 155 के अंतर्गत जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बाकी ये सारा जो है तीनों सही है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। बहुत बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं इस पुस्तक और लेखक के ऊपर। आर्य समाज की जो है प्रमुख जो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, 1867 में इन्होंने बाह्य आडंबरों की और झूठे धर्मों का खंडन करते हुए पाखंड खंडनी पताका लहराया। पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार में फहराया गया था। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सोन नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। सोन नदी हिरण्यवाही तथा सोनभद्र जिला के शिला के नाम से भी प्रसिद्ध दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा। ये गलत है, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। कहाँ पे? तो सासाराम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी, ये भी सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सही 56 का ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम सैनी द्वारा किया गया था। उस समय भारत के पुरातत्व विभाग के डीजी सर जॉन मार्शल था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, यानी कि हड़प्पा की ठीक 1 साल बाद हुई थी, 1922 में ये आरडी बनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में सबसे बड़ा स्थल है। लोथल की खोज की बात करेंगे तो SN राव ने किया था लोथल का खोज। वहीं कालीबंगा की बात करेंगे तो अमलानंद घोष ने 1951 में किया, जिसका विस्तृत खोज BD लाल और B थापर ने भी किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मुगल बादशाह और विदेशी यात्री। इसका सही आंसर 62 का ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब और मनुची। औरंगजेब के समय में 1665 औरंगजेब के समय में शासनकाल में मनुची भारत आया था। मनुची ने 1665 में शिवाजी के विरुद्ध मुगल तोपची के रूप में काम किया था। राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्म समाज।
राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने धारा 17 के तहत सती प्रथा का अंत किया था। तो राजा राममोहन राय के प्रयास से ही ये संभव हो पाया था। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्ताद घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। पुस्ताद घास प्रदेश हंगरी में पाया जाता है। पुस्ताद हंगरी में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स की बात करेंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, डाउन्स। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है, पंपास। और लानोस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया क्षेत्र में है, लानोस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसका देखेंगे तो सही आंसर उगते सूरज की भूमि, ये जो है उगते सूरज की भूमि में जापान है। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, इसको नॉर्वे को बोला जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है, 2। और वज्र की भूमि, तो वज्र की भूमि जो है भूटान को बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडरलैंड जिसको बोला जाता है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ये सही है। अकरा राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए, घाना की राजधानी है अकरा। और घाना की जो मुद्रा की बात करेंगे तो सीडी यानी घनियन सेडी जो है वो यहाँ की मुद्रा है। भारतीय मानक रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानक रेखा तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरती है। यह 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें यूपी है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक रेखा गुजरती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस कारण ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर इसके देशांतर का समय 4 मिनट बढ़ जाता है तथा पश्चिम जाने पर देशांतर का समय 4 मिनट घट जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्दों की जो है बात करेंगे तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? तो 70 का ऑप्शन नंबर जो बी है, 1833 का चार्टर एक्ट था। तो उस टाइम जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खीरा, तरबूज, खरबूजा, उपरोक्त सभी, ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इन सभी की खेती जायद में की जाती है। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 72 का ऑप्शन बी, सिलिका और मैग्नीशियम। समुद्री जल में सामान्यतः नवलों की संरचना निम्न प्रकार से होती है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो 77.8% होती है, NaCl 77.8%। वहीं मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% होती है। महासागरीय लवणता के प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा प्रतिशत डिग्री के रूप में दर्शाया जाता है। अगला है कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व GDP PPP में कितने प्रतिशत का अंशदान था? 32%। इसका सही आंसर 32% हो जाएगा। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला में। कौटिल्य तक्षशिला नामक स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। चाणक्य यहाँ विद्यार्थी के रूप में अध्ययन भी किए थे। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को अपमान किया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करवा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश की
नींव डाली। बृहद कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स का विचार था ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नाटो की बात करेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो में वर्तमान में सितंबर 2025 तक के हिसाब से 32 सदस्य हैं, जिसमें डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की आदि ये इसके सदस्य देश हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किससे जारी कर सकता है? ऑप्शन इसका 77 का बी हो जाएगा, रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अब सभी उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की जा चुकी है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम थे। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में वर्ष 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्तावना को सुनिश्चित किया गया था, जिसमें अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता, जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी और अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी आदि। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन है कि बिना राष्ट्रीय पहचान की स्वतंत्रता की कल्पना व्यर्थ है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। 1947 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में हुआ था, जिसमें 14 सदस्य थे। 14 सदस्य का ये पूरा मंत्रालय था। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा का मैदान। मगध और अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। गंगा के मैदान का ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के विशाल मैदान को 3 भाग में बांटा जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का पटना का शिलान्यास किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी द्वारा ही शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो बात करेंगे कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है, धुआंधार नर्मदा नदी पर, चुलिया चंबल नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, होगेनकल प्रपात जो है वो कावेरी नदी पर, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है जो बराही नदी पर अवस्थित है, चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, इसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है,
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात 979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। एंजिल जलप्रपात कैरोना नदी की सहायक नदी चरून नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में है मजुली आइलैंड। 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, हर्यंक वंश। हर्यंक वंश से संबंधित था, जिसका हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार अजातशत्रु का उसी से संबंध था। अजातशत्रु की बात करेंगे तो उसका उपनाम कुणिक था। कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय, लघु हिमालय में ये सब सारी घाटियां स्थित हैं। शीतकालीन फसल ऋतु विंटर क्रॉप सीजन को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही नाम ऑप्शन हो जाएगा ए, रबी के नाम से जाना जाता है। चाय जो है भारत में 1835 ईस्वी में सर्वप्रथम असम के पहाड़ी क्षेत्र में ही बोया गया था। पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र। नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल, जहां एक प्राचीन बौद्ध महाविहार तेल्हारा महाविहार के अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी की एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सकड़ी नदी। सकड़ी नदी की धारा के पास स्थित है। बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों, सड़क, रेल, जलमार्ग को एक ही स्थान पर एकीकृत करना है, ताकि माल की ढुलाई तेज और सस्ती हो सके। फतुहा और गया जैसे स्थान जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के पास स्थित है, रेल और सड़क संपर्क के लिए भी आदर्श हैं। रक्सौल और जोगबनी जैसे नेपाल सीमा के निकटवर्ती केंद्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पारगमन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की उपस्थिति जल परिवहन के माध्यम से भारी माल ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। बड़ेला झील सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बड़ेला ताल भी कहा जाता है, बिहार किस जिले में स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली जिले में। यह वैशाली जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है। गोखुर झील बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यान्वित किए हुए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दरभंगा और सुपौल। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी, गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? तो 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वदेश निर्मित धोती / लंगोट की आपूर्ति। अगला है कि 1939 में सारण जिले के अंबाड़ी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया? 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था? तो इसका सही आंसर 99 का ऑप्शन नंबर सी, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। अगला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा
कि किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 हाजीपुर। फ्रेंड्स, हमने सारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन का देख लिया है सीरीज। आशा करता हूँ कि आप सबको इससे, क्योंकि हमने फुल डिस्कशन के साथ इसे किया है, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।